गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पे डिस्कस किया था, सामान्य आशय पर कि सामान्य आशय क्या होता है। उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट देखे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज देखे थे जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो उसी फर्दरेंस में आज हमें इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है सेक्शन 35 से। तो आज हम सेक्शन 35 टू 38 पूरा ओवरऑल कवर कर लेंगे, क्योंकि मेन सेक्शन 34 थी जिसमें सबसे ज्यादा केस लॉज और थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट थी। अब नाउ जो बाकी के प्रोविजन है वो डायरेक्ट प्रोविजन से काम चल जाएगा हमारा, मतलब उसमें हमें ज्यादा डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हम आज सेक्शन 35। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आपको। सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात करती है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। इसमें लिखा गया है कि जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। तो इस सेक्शन में एक्ट की बात की गई है। 34 में जो हम बात कर रहे थे, 34 में हम बात कर रहे थे कि जब बहुत सारे लोग मिलकर के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए कोई काम करते हैं, सेवरल पर्संस व्हेन डन एनी क्रिमिनल एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो सब वो जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही लायबल होंगे मानो जैसे उन्होंने ही वह अपराध अकेले किया हो। अब इस सेक्शन में जो बात हो रही है वो बात हो रही है एक्ट की। जो कार्य आप कर रहे हैं वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो कैसे माना जाएगा कि जो आपने काम किया है वो क्रिमिनल है। तो यदि आपने क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन के साथ काम किया है तो वो क्रिमिनल है। मीन जब आप वो काम, कोई सा भी कार्य आप कर रहे हैं और कार्य करते समय आपको ये चीज का नॉलेज है, ज्ञान है कि ये जो एक्ट में कर रहा हूँ ये अनलॉफुल है, इलीगल है, किसी ना किसी एक्ट के तहत ये अपराध है, उसके बाद भी आप कर रहे हो, ज्ञान से कर रहे हो, इंटेंशन नहीं है लेकिन ज्ञान तो है, तो भी माना जाएगा कि आपने क्रिमिनल एक्ट किया है। और अगर इंटेंशन है, आशय है, कहीं करना ही है ये काम, फिर तो बात ही अलग है। लैंग्वेज देखिए अंदर इसकी। इसमें लिखा हुआ है वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन with a criminal knowledge or intention is done by several persons. Each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है ना। तो सिंपली इसमें मतलब लैंग्वेज इतनी इजी कि आप लोगों को भी टफ नहीं लग रही होगी। इसमें क्या कहा गया है कि जब भी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। तो इसमें बस यही कहा गया है कि जब भी कोई, बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने किसी एक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व किया है और ये जानते हुए इन्वॉल्व किया है, उनको ज्ञान है कि जो ये एक्ट है जिसमें वो इन्वॉल्व होने जा रहे हैं ये क्या है, क्रिमिनल है, या किसी ना किसी मैनर से कोई क्राइम कमिट होगा इससे या इंटेंशनली किया है। तो उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, तो उनकी लाइबिलिटी वही होगी जैसे मानो उन्होंने वो एक्ट कैसे किया है, उन्होंने खुद से ही वो एक्ट किया, मतलब उनको जो पनिशमेंट मिलेगी वो वही मिलेगी जो क्राइम एक्चुअली में कमिट हुआ है। अब वो ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो जो है पर्टिकुलर इंटेंशन से गया ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, तो ये बात जो है अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको कुछ एक आध इलस्ट्रेशन टाइप का या एक आध केस की स्टोरी बता देती हूँ तो आपको थोड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। ये एक केस था इन आदम अली ताल्लुकदार। इसमें ए एंड बी बीट सी हु डाइड। ए और बी ने क्या किया, सी को पिटाई लगाई, बहुत मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ए इंटेंडेड टू मर्डर हिम। ए का इंटेंशन तो सी को मारने का था एंड न्यू दैट द एक्ट वुड कॉज डेथ। और ए जिस तरीके से उसको मार रहा था, ए को इस बात का नॉलेज भी था कि जिस तरीके से वो मार रहा है उस तरीके से यदि वो मारेगा तो सी की मृत्यु या सी की डेथ हो जाएगी। बी ओनली इंटेंडेड टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। और जो बी उसके साथ सी को पीट रहा था, बी का इंटेंशन सिर्फ ग्रीवियस हर्ट
कॉज करने का था। बी का आशय क्या था कि जान से नहीं मारना है मुझे, इसको इतना मारना है इसके कि हाथ पैर टूट जाए, घोर उपहति बोलते हैं इसको, है ना। ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था एंड डिड नॉट नो हिज एक्ट वुड कॉज डेथ, और उसको ये नहीं पता था कि जिस तरीके से वो मार रहा है तो उसको तो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कॉज करना था, घोर उपहति कार्य करना थी, उसको ये नॉलेज नहीं था कि ये मर जाएगा व्यक्ति, और सच बॉडीली इंजुरी एज वाज लाइकली टू कॉज डेथ, या ऐसी बॉडीली इंजुरी उससे हो जाएगी कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाएगी। बी को इस बात का नॉलेज नहीं था। ए वाज हेल्ड गिल्टी फॉर मर्डर एंड बी ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों का इंटेंशन अलग था और दोनों को नॉलेज अलग अलग था, इसलिए दोनों की लाइबिलिटी अलग अलग तय की गई। तो ए का इंटेंशन सी को मार डालने का था, मर्डर करने का था, और वो जानता था कि जिस तरीके से वो मार रहा है तो मर्डर कॉज होगा, इसलिए ए को मर्डर के लिए लायबल ठहराया गया इस केस में, और बी को जिसका इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट करने का था और उसको नॉलेज भी नहीं था, उसको लग रहा था जिस तरीके से मैं मार रहा हूँ उस तरीके से इसको सिर्फ बॉडीली इंजुरी ही होगी, ये मरेगा नहीं व्यक्ति, तो उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल ठहराया गया था। ठीक है, आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जिस इंटेंशन और जिस नॉलेज से कोई भी पर्सन कोई एक्ट कमिट करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही लायबल माना जाता है। अगर वो एक्ट कॉज हो गया और उसको नॉलेज भी था तो ये माना जाएगा कि आपने मर्डर ही किया था। ठीक है, अगर ये थी इलस्ट्रेशन में हम थोड़ा सा चेंज करें, जो बी था जिसमें बताया जा रहा है कि बी का इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था, लेकिन सपोज कीजिए अगर बी का इंटेंशन तो ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था, लेकिन बी या ए जिसके साथ मिलकर के वो सी की पिटाई कर रहा था, अगर वो हाथ में कोई धारदार चक्कू लिए होता और धारदार चक्कू से जो है ए उस पर वार कर रहा होता, तब फिर यहाँ पे बी का इंटेंशन भी काम नहीं आता, फिर ये माना जाता कि भाई बी तुम क्या पागल हो, तुम्हें दिख नहीं रहा था कि ए हाथ में चक्कू धारदार चक्कू लिया था और धारदार चक्कू से यदि किसी पर वार किया जाएगा तो सामने वाला मर जाएगा, तो फिर इस कंडीशन में बी को मर्डर के लिए ही लायबल ठहराया जाता। क्यों? क्योंकि बी के ज्ञान में ये बात होती है कि जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से मारा जा रहा है, उस तरीके से सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे भैया बस इतनी सी बात है कि जब भी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज देखा जाएगा कि किस क्रिमिनल इंटेंशन किस क्रिमिनल नॉलेज के साथ आप एक्ट को कमिट कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात इसमें बोली गई है। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 36 की तरफ। ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक इलस्ट्रेशन है आगे दृष्टांत, वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा परिणाम को कारित करना। इसमें ये कहा गया है इफेक्ट कॉज कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, कुछ काम करके और कुछ काम ना करके। ओमिशन वर्ड में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ओमिशन का क्या मतलब होता है कि जिस काम को करने के लिए हम लीगली बाउंड है उस काम को यदि हम नहीं करते हैं तो वो कहलाता है कि ओमिशन, मतलब हमें लॉ के द्वारा तो काम करने को बोला गया और फिर हम नहीं कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, ओमिशन कहलाता है, लोप बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission in the same offense। हिंदी में भी एक बार हम देख लेंगे। हिंदी में लिखा गया है कि जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप पार्टली कुछ काम कर रहे हैं और पार्टली कुछ काम करने का ओमिशन कर रहे हैं, और जैसा आप कर रहे हैं उससे आपको ये पता है कि जो इफेक्ट निकल कर आएगा ऐसा करने से वो कोई ना कोई अपने आप में एक ऑफेंस कमिट होगा, कोई ऑफेंस बनेगा, तो ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है। क्या किया है? ऑफेंस कमिट किया है। तो जब आप कोई काम करते हैं, यहाँ पर बस वर्ड क्या याद करना है, आप डायरेक्टली कोई ऑफेंस नहीं कर रहे, यहाँ पे वर्ड यूज है इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, मतलब आप कोई ना कोई परिणाम कोई ना कोई इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कॉज कर रहे हैं? कुछ एक्ट करके और कुछ एक्ट ना करके। जिस एक्ट को करने और ना करने की वजह से कोई ना कोई ऑफेंस
गठित कंस्टिट्यूट हो गया है, तब ये माना जाएगा कि आपने जो है ऑफेंस ही कमिट किया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए इंटेंशनली causes Jed's death partly by illegally omitting to give Jed food and partly by beating Jed. A has committed murder. का ने क्या किया? का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीटकर साशय या की मृत्यु कार्य करता है, का ने हत्या की है। अब यदि आप इस इलस्ट्रेशन का एनालिसिस करें तो नॉर्मली आप यदि किसी व्यक्ति को खाना नहीं दे रहे हैं तो वो कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ा अपराध नहीं कि आपने खाना नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप उसको पार्टली खाना भी नहीं दे रहे हो और पार्टली उसको पिटाई भी कर रहे हो। मतलब आप उसको दोनों टाइम का खाना भी नहीं दे रहे हो और कंटिन्यू आप उसको बीच बीच में उसकी पिटाई भी कर रहे हो। इस कारण उसकी क्या हो गई, डेथ कॉज हो गई। तो ये माना जाएगा कि आपने मर्डर किया है, क्योंकि जो काम आप कर रहे थे उसका इफेक्ट क्या निकल के आता, मर्डर ही होता। भाई आप उसको 1 महीने तक खाना नहीं देंगे और कंटिन्यूअसली उसकी पिटाई करेंगे तो कहीं कभी ना कभी तो जाके वो मरेगा ही, तो आपने मर्डर कॉज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या होता है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी की बात चल रही है सारी सेक्शन में। तो लाइबल आपको किस चीज के लिए माना जाएगा, मर्डर के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एज इट इज इलस्ट्रेशन लिख के आता है, तो आपसे पूछा जाता है कि ए इज लायबल फॉर व्हाट, तो आपको टिक करना है मर्डर। तो एक इस चीज का दोषी होगा मर्डर का। ठीक है, और सेक्शन से क्वेश्चन बनता है हेडिंग से कि इफेक्टली पार्टली बाय ओमिशन और पार्टली बाय एक्ट कहाँ दिया गया है, तो याद रखना है हेडिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स constituting an offense। इसमें ये कहा गया है कि किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। 34 से हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो ज्वाइंट लायबिलिटी का पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक पर्सन अपराध नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑफेंस कमिट किया है और उसमें से कोई एक पर्सन ने कोई एक काम किया है जो उस एक काम को करने की वजह से ही वो अपराध कंस्टिट्यूट हुआ है, तो क्या होगा। देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, जब कोई ऑफेंस जो है वो कैसे कमिट हुआ है, बहुत सारे एक्ट्स को मिला करके हुआ है ना, किसी सिंगल एक्ट से वो ऑफेंस नहीं बना है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स किए गए हैं एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए। तो whoever intentionally cooperates in the commission of that act, तो जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने आशय से इंटेंशनली उस एक्ट में उस ऑफेंस के उस अपराध के कमीशन में ज्वाइन करता है बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट, उन बहुत सारे कार्यों में से कोई एक कार्य करने के लिए, आइदर सिंगली और ज्वाइंटली विथ एनी अदर पर्सन, या तो अकेले जुड़ जाता है या और भी 2-4 को साथ में ला करके जुड़ लेता है, कमिट दैट ऑफेंस, तो ये माना जाएगा कि तुमने भी वही अपराध किया है। ठीक है, अभी इसमें भी हम आगे इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे बहुत सारे, तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि क्या कहने जा रही है धारा। ठीक है, अभी सिर्फ इसकी लैंग्वेज समझिए। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साथ सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। तो जो लाइबिलिटी यहाँ पे बताई जा रही है वो ये मानी जा रही है कि तुमने उस पूरे ऑफेंस को कमिट करने में सिर्फ एक पार्ट प्ले किया है, मतलब तुमने पूरा अपराध खुद से नहीं किया है, लेकिन तुमने उसमें क्या क्या कोऑपरेट किया है, कुछ ना कुछ पार्ट कुछ ना कुछ अपनी साइड से प्ले किया है, तो भी तुम लायबल सिर्फ उस पार्ट के लिए नहीं हो, तुम लायबल किसके लिए हो, उस अपराध के लिए हो। ये सेक्शन 37 में कहा गया है। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या बता रहे हैं, इलस्ट्रेशन से और क्लियर होगा आपको। ये देखिए, A and B agrees to murder Jack by severally and at different times giving him small doses of poison। A और B ने क्या किया, अलग अलग रूप से और विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। मतलब इन लोगों ने प्लानिंग क्या की कि हमें मारना तो है जेड को, तो हम जेड को इस तरीके से मारे कि किसी को पता भी ना चले और वो मर भी जाए। तो एक काम करेंगे, जितने टाइम मैं उसके साथ रहता हूँ मैं उसको किसी न किसी तरीके से जहर की छोटी छोटी मात्राएं दूंगा
और बी तुम भी छोटी छोटी मात्रा देना। तो इन्होंने अलग अलग टाइम डिसाइड कर लिया और छोटा छोटा डोजेस पॉइजन का देना शुरू कर दिया। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विथ इंटेंट टू मर्डर जेड। अब ए और बी ने दोनों ने अपने इंटेंशन से एक साथ ज्वाइन होकर के अपने अपने समय पे उसको पॉइजन देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जेड dies from the effect of the several doses of poison so administered to him। जेड की मृत्यु हो गई उस पॉइजन के कारण। Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder। अब यहाँ पे A और B ने क्या किया था, intentionally cooperation दिया ना मर्डर कॉज करने के लिए। In the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense though their acts are separate। तो इन लोगों ने अपने अपने स्तर पे अपने अपने डोजेस दिए, तो इन दोनों ने ही अपने अपने पार्ट में क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है। तो भले ही उनके एक्ट सेपरेट हैं, अलग अलग टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों गिल्टी किस चीज के लिए होंगे, मर्डर के लिए ही होंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं अरे वो तो ए बोलने लगे कि मैंने नहीं मारा, वो तो बी के डोज से मरा है, बी बोलने लगे नहीं नहीं मेरे डोज से नहीं मरा, ए के डोज से मरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट डोज किसने दिया था, किसके लास्ट डोज की वजह से मरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने पहले से प्री प्लान किया था कि इकट्ठा नहीं करना है, थोड़े थोड़े डोजेस देते चलो जिसके इफेक्ट से ये मर जाएगा। तो कोऑपरेशन आपका एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए था, इसलिए आप दोनों ही लायबल होंगे, भले ही आपके एक्ट्स और टाइमिंग कमिट करने की अलग अलग थी। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। बी, ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर्स। ये वाला इलस्ट्रेशन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसको टिक मार्क कर लीजिए, एज इट इज आता है। A and B are joint jailers and as such have the charge of Z। A और B दोनों क्या है, जेलर हैं, ज्वाइंट जेलर हैं, और इन्होंने क्या किया है, जेड की चार्ज में है, मतलब जेड एक कैदी है जिसके चार्ज में ये दोनों है। ए अ प्रिजनर अल्टरनेटिवली फॉर 6 hours एट अ टाइम। तो ए और बी की ड्यूटी लगती है 6-6 घंटे की। ठीक है, ए और बी जेलर है, जेड उनका कैदी है, और दोनों की 6-6 घंटे की ड्यूटी लगती है। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Jed with food supplied to them for। A और B ने इंटेंशनली एक दूसरे के साथ मिलकर के कोऑपरेशन करके जेड की मृत्यु कारित करने के लिए ठानी, और इन्होंने कहा कि 6 घंटे का तुम्हारा टाइम है, 6 घंटे का हमारा टाइम है, अपने अपने टाइम पे हम जेड को खाना नहीं देंगे जो जेड के लिए आता है। और जेड भूखे रहने के कारण क्या हो गया, मर गया। तो इसमें क्या होगा, अपराध क्या माना जाएगा कि दोनों ने मिलकर के उसकी मृत्यु कारित की है। का और खा संयुक्त जेलर है और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी या का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। या को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर एक अपनी हाजिरी के कार्य में या को देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कार्य करने में, आगे देखते हैं क्या लिखा है, अवैध रूप से कार्य करने में जानते हुए सहयोग करते हैं या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की मृत्यु के लिए दोषी है। ठीक है ना, सिंपल है, बहुत कोई टफ नहीं है। दोनों ने आपने पार्टली अपना एग्री कर लिया, मतलब कोऑपरेशन किया है, इसलिए आप लोगों का कोऑपरेशन जो है वो क्या माना जाएगा कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे टाइम पे फूड देने की वजह से ए मरा या तुम्हारे टाइम पे फूड देने की वजह से जेड मरा। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे की ड्यूटी जब तुम्हारी थी तो अगर ए के टाइम पीरियड में ए की मृत्यु होती तो सिर्फ ए को गिल्टी ठहरा देते, ऐसा नहीं होगा। दोनों ने कोऑपरेशन किया था, दोनों के ना देने की वजह से ही ए जेड की मृत्यु कारित की, इसलिए ए और बी दोनों मर्डर के लिए लायबल हुए। अब देखिए जस्ट सी वाला भी मिलता जुलता है, इन दोनों इलस्ट्रेशन को टिक कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं बहुत कंफ्यूज करते क्योंकि दोनों जेलर से रिलेटेड है। ऊपर वाला समझ लिया, ऊपर वाले में दोनों लायबल है। अब नीचे आइए क्या है, ए अ जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर। अब यहाँ पे ए सिंगल जेलर है जिसके कैद में जेड जो है प्रिजनर है। ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ illegally omits to supply जेड with food। ए जेड को मारना चाहता है, उसका मारने का इंटेंशन है और इस कारण से वो उसको खाना नहीं देता है।
इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ। खाना ना देने के कारण क्या हुआ है, जेड की हेल्थ काफी गिर गई है, वो काफी कमजोर हो गया है। बट द स्टार्वेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ। लेकिन उसकी जो भूख है वो अभी इतनी सफिशिएंट नहीं हुई है कि वो मर जाए अभी तक, ठीक है। ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड बी सक्सीडेड हिम। अब सरकार को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ए को डिसमिस कर दिया गया उसकी जॉब से, उसकी जगह पे नया जेलर आया बी। बी विदाउट कोल्यूजन और कोऑपरेशन विद ए। अब बी ने ए के साथ, जो पुराना वाला जेलर था, ना तो कोई कोऑपरेशन किया, ना किसी भी तरीके से उससे कोई एग्रीमेंट किया। इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड। भाई पता नहीं जेड की शक्ल कैसी थी कि ये जो नया जेलर आया उसको भी उसकी शक्ल पसंद नहीं आई, इसने भी उसको खाना नहीं दिया। लेकिन बी ने ए से कोऑपरेशन करके ऐसा काम नहीं किया, उसने खुद से अपने स्तर पे बी को खाना नहीं दिया, इलीगली उसने ओमिट किया। नोइंग दैट ही इज लाइकली देयरबाय टू कॉज जेड्स डेथ। उसको पुराना सब कुछ पता था कि ए ने, जो पुराना जेलर था, उसने खाना नहीं दिया था और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो वीकनेस है काफी बढ़ चुकी है बॉडी में, और अब अगर इसको खाना नहीं मिला तो ये मर जाएगा। ये जानते हुए भी जो नेक्स्ट जेलर था बी, उसने उसको खाना नहीं दिया। जेड डाइड ऑफ हंगर। अब जो है जेड मर गया भूख के कारण। तो अब इस केस में देखिए, बी इज गिल्टी फॉर मर्डर। कौन है गिल्टी मर्डर के लिए? बाद वाला ऑफिसर जो ए की जगह पर आया था। बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विथ बी, लेकिन ए ने बी के साथ अभी कोई कोऑपरेशन नहीं किया था, इन दोनों आपसदारी में किसी प्रकार की कोई बात नहीं की थी। ए इज गिल्टी ओनली ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। इसलिए जो पुराना जेलर था जिसको डिसमिस कर दिया गया था, वो सिर्फ अटेम्प्ट के लिए लायबल है क्योंकि उसने कोऑपरेशन नहीं किया था, और बी मर्डर के लिए है क्योंकि उसकी देखरेख में जेड की मृत्यु हुई और उसके खाना ना देने की वजह से मृत्यु हुई, और वो भी ये जानते हुए कि ऑलरेडी उसके साथ ऐसा कुछ होता आ रहा है। ठीक है, दोनों इलस्ट्रेशन एक बार आप क्लास के बाद खुद से भी पढ़ना। ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में दोनों ने कोऑपरेशन किया था, ध्यान रखना बस एग्जाम में भी इलस्ट्रेशन में कोऑपरेशन वर्ड दिख जाए कि दोनों ने कोऑपरेशन किया है तो दोनों गिल्टी है, और इलस्ट्रेशन आएगा एज इट इज, इलस्ट्रेशन में स्पष्ट लिखा होगा कि विदाउट कोल्यूजन और कोऑपरेशन, बिना किसी कोऑपरेशन के। ठीक है, हिंदी में कोऑपरेशन का वर्ड क्या है? सहयोग। बिना, मतलब दोनों ने एक दूसरे के सहयोग के बिना बिना किसी एग्रीमेंट के अपनी बारी पे किया तो फिर अलग अलग लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, चलिए, ये हो गई आपकी सेक्शन 37। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, लास्ट हमारी इस टॉपिक की सेक्शन 38। सेक्शन 38 में बात की गई है, पर्सन्स concerned in criminal act may be guilty of different offenses। आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। अब भाई बहुत सारे पर्सन जो है वो जुड़े हैं, तो एक ही ऑफेंस को कमिट करने में जुड़े हैं, लेकिन क्या उनको अलग अलग भी लायबल किया जाता है? तो सेक्शन 38 कहती है हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन में भी अलग अलग लाइबिलिटी के आधार पर अलग अलग पनिशमेंट हो सकती है। Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act। Simply इसमें जो हेडिंग है उसी को एलैबोरेट कर दिया गया है कि जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, संपृक्त हैं, वहां पे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ठीक है ना, तो सेक्शन 38 जो है वो 34 का एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। सेक्शन 38 सेक्शन 34 का अपवाद है। सेक्शन 34 में क्या कहा है कि अगर सामान्य आशय के अग्रसर में व्यक्ति जितने भी काम कर रहे हैं तो वो उसी ऑफेंस की गिल्टी होंगे जो हुआ है, लेकिन सेक्शन 38 ने ये बात को क्या कर दिया, काट दिया। वो कह रही है कि नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं और अगर उनका एक्ट, क्रिमिनल एक्ट अलग अलग है तो उनको अलग अलग लायबल कराया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 38 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 34। इलस्ट्रेशन देखिए, समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, ए अटैक्स जेड under such circumstances of grave provocation that his killing of Jed would be only culpable homicide not amounting to murder। ए ने जेड पर अटैक जो किया है वो बहुत गुस्से में किया है। ग्रेव प्रोवोकेशन मीन बहुत ज्यादा वो गुस्से में था, दोनों में किसी कारण से गुस्सा था और ए ने जेड पर हमला कर दिया। तो ए ने जो हमला किया है वो गुस्से में किया है
और उस हमले के कारण यदि जेड की मृत्यु हो जाती है तो ए जो लायबल होगा वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब ए अगर लायबल होगा तो मर्डर के लिए नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा, क्योंकि जब हम 299 और 300 पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, तो आपको वहां पे क्लियर होगा कि कब मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड होता है, कब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर ए जो है लायबल है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए, क्योंकि उसने गुस्से में मारा। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड एंड इंटेंडिंग टू किल हिम। अब बी जो था वो दूर खड़ा खड़ा देख रहा था कि ए जो है जेड पे हमला कर रहा है और बहुत गुस्से में है, तो बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए, मुझे तो जेड से बदला लेना है। तो इसकी क्या थी, इसकी इंटेंशन खराब थी, बुरी थी, और ये जेड को मारना चाहता था, और इसको मौका मिल गया कि चलो ए हमला कर रहा है, मुझ पे चार्जेस नहीं लगेंगे, मैं इसको उकसा देता हूँ। तो क्या किया इसने, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, और बी किसी भी प्रकार के गुस्से में नहीं था, असिस्ट ए इन किलिंग जेड। ये भाई साहब बी जो है ए को मदद करने पहुंच गए जेड को मारने में। तो हियर दो ए एंड बी आर बोथ इंगेज्ड इन कॉजिंग जेड्स डेथ, यहाँ पर ए और बी दोनों जेड की मृत्यु कारित करने के लिए जुड़े हैं, लेकिन फिर भी बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो बी तो लायबल होगा मृत्यु के लिए और ए लायबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, क्योंकि ए अटैक कर रहा था गुस्से में, बहुत गुस्से में था, उसने अपना आपा खो दिया था, उसको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि अगर वो अकेला हाथापाई करता, थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता, जेड नहीं मरता, लेकिन बी ने दूर से देखा कि यार ये अच्छा मौका मिला है, बी भाई साहब पहुंच गए और क्या, आग में घी डालने। वो गुस्से में हमला कर रहा था, इसमें जाके पीछे से चक्कू पकड़ा दिया, लो यार भाई मारो, और ए ने चक्कू मार दिया। तो यहाँ पे मरा ए के चक्कू मारने से है, लेकिन गिल्टी मर्डर के लिए बी होगा, क्योंकि बी का आशय मारने का था, ना वो गुस्से में था। ठीक है, तो इस तरीके के इलस्ट्रेशन आपको और भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इलस्ट्रेशन को पढ़ना है। इलस्ट्रेशन आपसे अच्छे से सॉल्व हो, इसका तरीका क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स की हमारी बुक्स आती है उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए होते हैं, तो आप इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स की बुक्स है उसमें से इलस्ट्रेशन सॉल्व कीजिए, तो आपकी परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है, मेन सेक्शन हमने पढ़ ली। मेन सेक्शन पढ़ने के बाद हमें अपने दिमाग में हर सेक्शन का एक थॉट बिठा लेना पड़ता है, ठीक है, कि ये कह क्या रही है। उसके बाद आप फिर इलस्ट्रेशन को सॉल्व कीजिए तो आपसे बनने लगेंगे। ठीक, तो ये सारे 34 से 38 तक के जितने इलस्ट्रेशन है, एक भी नहीं छोड़ना है, फ्री में एक इलस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से दे देते हैं। तो चलिए, ये आज का हमारा 35 से 38 तक का जो कंप्लीट करने का टारगेट था पूरा हुआ। ठीक है, अब हम 39 से 52A तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चैप्टर 2 आज हमारा होता है कंप्लीट आईपीसी का। अब हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी का चैप्टर 3 नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट इस सेशन में आए हो तो वो डाउट्स आप मुझसे आज प्लीज ग्रुप में पूछ लेना, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, तो आज मैं आप लोगों को डाउट्स के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, जो भी डाउट है वो ग्रुप में आप डाल दो, मैं आपको दोपहर में 2 बजे के बाद रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।